निशांत सर, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। बिल्कुल। आज हम लोग 1994 का पीवाईक्यू देखेंगे। 91, 92, 93 3 सालों के पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। ये 94 का पीवाईक्यू है। तो पीवाईक्यू का सेशन लगातार चल रहा है। बातचीत नहीं, सीधा काम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सर, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछूंगा। आप बताइए कि विश्व का चीनी का भंडार निम्नलिखित में से किस देश में जानते हैं हम लोग चीनी के भंडार के रूप में, मतलब उसको हम लोग चीनी का विश्व का कटोरा। चीनी का भंडार भी या कटोरा कहते हैं। तो ऑप्शन में है पाकिस्तान, क्यूबा, श्रीलंका, भारत। क्यूबा। क्यूबा को हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, चलिए और पूछिए। सेकंड क्वेश्चन, आप मुझे बताओ कि तस्मान एक समुद्री यात्री हैं। यह किस देश से संबंधित है? स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड या ग्रेट ब्रिटेन? तस्मान जो कि एक समुद्री यात्री है। ग्रेट ब्रिटेन हटा दीजिए, और क्या बोला आपने? ऑप्शन दिया है पुर्तगाल भी हटा दीजिए। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। हॉलैंड से संबंधित है। हॉलैंड से संबंधित, बिल्कुल सही। देखिए, इसमें जो ऑप्शन में दिया था तो वास्को डिगामा हम सबको पता है कि पुर्तगाल के हैं। एग्जैक्टली। इसमें कैप्टन कुक, कैप्टन वर्ड पे आप पढ़ोगे, ये ग्रेट ब्रिटेन के हो गए। तस्मान का भी सर ने बता दिया, हॉलैंड। और एक इसमें नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस आपके स्पेन के हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भूगोल में, क्वेश्चन बन गया है कि भूगोल में नवनियतिवाद, ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? 4 पर्सनालिटीज का नाम है। ऑप्शन ए में है कुमारी सेमपुल, बी में है जी टेलर, सी में है रेडचेल और डी में है हटिंगटन। ये 4 ऑप्शन आपके पास। तो नवनीतिवाद हटिंगटन महोदय ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहां पे आप हो गए गलत। जी टेलर इसका राइट आंसर है। ठीक है, जी टेलर भूगोल में नवनियतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो जी टेलर है। अब हमारा जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होने वाला है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आप ले लो। मैगिनॉट लाइन, हमको पता है कि विश्व की जो प्रमुख बाउंड्रीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बन के आता है। तो मैगिनॉट लाइन किसके किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? तो आपको ऑप्शन देंगे, अमेरिका और कनाडा के बीच में, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 3 ही ऑप्शन देंगे आपको। यूएसए और कनाडा के मध्य में 49 डिग्री वाली लाइन है। 49 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। 49 डिग्री समानांतर रेखा। तो जर्मनी और क्या बोला आपने? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो पूर्वी जर्मनी और जो पोलैंड है उसके मध्य में आपका मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लिखा है, फिर आप गलत हो गए। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में आपकी हिंडनबर्ग लाइन है। ठीक है, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग लाइन है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपकी जो लाइन है वो मैगिनॉट लिखा है। तो 2 क्वेश्चन लगातार गलत कर दिया, ये हुई ना बात। अब आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम में पाई जाती है? लौह अयस्क किस क्रम में पाई जाती है? विंध्यन, धारवाड़, कुड़प्पा या गोंडवाना? धारवाड़। धारवाड़, धारवाड़ इस बार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी इकट्ठी पूछ ले रहा हूं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, इस बार पेपर में आरओ में मरुस्थल को अरेंज करने के लिए था, जिसमें अरबियंस मरुस्थल था, सहारा मरुस्थल था, और एक ऑस्ट्रेलिया का, मुझे लग रहा है ग्रेट सैंडी या कुछ तो मरुस्थल करके ऑस्ट्रेलिया का लिखा था। तो 4 मरुस्थल। तो इसे बताइए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। सहारा। गोबी का मरुस्थल कल पेपर में आया था क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया था। आप कमेंट करके बता दो कि गोबी मरुस्थल कहाँ है। हम लोग पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थार का जो मरुस्थल है, एक इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी चाहो तो बता दो, क्या सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला मरुस्थल थार ही है या कोई अदर मरुस्थल है? नेक्स्ट सर, एक और हम लोग, आप नहीं बताओगे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके पीवाईक्यू में, डेटम लाइन। डेटम लाइन के ऊपर हम लोगों ने इसके पहले के पीवाईक्यू में चर्चा कर लिया है। तो डेटम लाइन क्या होती है मेरे भाई? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस पे चर्चा हो गया है। एक और क्वेश्चन जिस पे चर्चा हो चुका है सर, इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स जिसमें दिन और रात आपके बराबर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो डेट कौन सी है? 2 डेट है जो इक्विनॉक्स की स्थिति वाली डेट है। ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना होगा। फिर से होमवर्क बता दूं, इक्विनॉक्स साल में 2 बार पड़ता है, किस डेट? डेटम लाइन आपको बताना होगा। 2 क्वेश्चन था ना, और भी क्वेश्चन था क्या? हाँ, एक तो मैंने थार वाला पूछा था, एस और नो में। ये होमवर्क जरूर बताना, क्योंकि पीवाईक्यू में हमने डिस्कस कर लिया है। सर आप पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। जो सर हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे ना, वो अपने में डिस्कस से बेटर रहेगा। इनसे बोल देंगे कमेंट बॉक्स बता दे। चलिए मैं बता देता हूँ। पहले मैंने 2 क्वेश्चन गलत बताया। नवनीतिवाद जो कि टेलर थे। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक गलत मैंने बताया मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन, तो मैगिनॉट लाइन का आंसर क्या है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के मध्य में है। और दूसरी वाली हिंडनबर्ग लाइन थी। हाँ ठीक है, चलिए याद कर लिया मैंने। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। ठीक है, अब मुझे बताओ
आंसर कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? ठीक है, बिल्कुल। बहुत बार आयोग ऐसे प्रश्न पूछती है समकालीन वाले क्वेश्चंस, इसका आंसर बहुत सोच समझ के देना है। ठीक है, समकालीन या दरबारी कवि कौन थे, ऐसे क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। ऑप्शन 4 है आपके पास, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। ये कालिदास जहां तक मैं समझ रहा हूँ गुप्तों के ड्यूरेशन में थे। ठीक ठीक है, very तो मैं good. कालिदास काटूंगा। कंबन जो थे, कंबन भी इनके ड्यूरेशन में नहीं थे। ठीक है, कंबन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन कंबन बाद में है। ठीक है, अब आपके बचे ऑप्शन अश्वघोष, अश्वघोष इनके दरबार में थे, और आपने उनका नाम बोला था, अरे वसुमित्र। वसुमित्र, ये भी थे। दरअसल अगर आप लोग ध्यान भी दोगे तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उनमें इन दोनों लोगों का नाम भी आया है। अध्यक्षता में, हाँ, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में। हाँ, तो वसुमित्र और बहुत अश्वघोष। सिंपल क्वेश्चन था। ये एक तरीका है, आपको कोई भी फैक्ट अगर पता ना तो उससे इंटरलिंक करोगे तो आंसर निकल सकता है, जैसे इसका निकल जा रहा था। अच्छा, कंबन जो थी, कंबन चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के कुलोत्तुंग दरबार। तृतीय है, बिल्कुल सही। यहाँ पे यही नहीं फंसना है, क्योंकि कुलोत्तुंग प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोग तृतीय में फंस जाते जाके। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से किस वेद में जीवन का विज्ञान या आयुर्वेद के बारे में उल्लेख मिलता है? बिल्कुल सही। मैं इनको सिंपल समझाता हूँ। देखिए, आप वेद में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन ले लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखो, इसमें जो आपका मतलब अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद है। अथर्ववेद का देखो, अथर्ववेद का संबंध आपकी टोटका, जादू टोना, इनसे संबंधित है। और टोटका, जादू टोना का संबंध करके हेल्थ इशू से होता है। आपको हेल्थ इशू है तो हम लोग ये सब कराने निकल जाते हैं। तो आयुर्विज्ञान से संबंध है, ऐसे समझा। आयुर को आयु से समझ लो, अब भले उसका मतलब आयु ना होता हो, लेकिन याद करने के लिए समझ जाओ। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही लॉजिकल प्रश्न भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? स्त्रियों और पुरुषों में बराबरी थी। ठीक है, 4 विकल्प है। पहला ऑप्शन है गुप्त काल, दूसरा है मौर्य काल, चोल, और इनमें से कोई नहीं। तो किस काल में स्त्रियां और पुरुष बराबर कंडीशन में थे? आप आंसर बताओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक चीज मैं बहुत क्लियर बता दूं, आप अगर आंसर चोल करोगे ये सोच के कि ग्राम्य प्रशासन था तो क्या पता स्त्रियों की स्थिति बढ़िया रही हो, तो इसका आंसर नहीं है। आप ग्राम्य प्रशासन में देखोगे तो पुरुषों को ग्राम्य प्रशासन में शामिल किया गया है, ना कि स्त्रियों को। क्लियर बात। ठीक है, चाहे उर की बात करें या सभा की बात करें। अब हम लोग आते हैं गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन सामाजिक स्थिति के कारण नहीं। सामाजिक स्थिति गुप्तों में अछूत वर्ग निकला था, यानी सामाजिक स्थिति डिक्लाइन होती, तो सोसाइटी की वजह से हम लोग कभी भी गुप्ता को स्वर्ण युग नहीं करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में उत्थान के कारण गोल्डन पीरियड कहते हैं, तो गुप्ता भी काट दो। देखो, वैदिक पीरियड में बहुत बढ़िया, वैदिक पीरियड के बाद जैसे आप लेटर वैदिक जाते हो, स्त्रियों की स्थिति गिरती जाएगी, और वो निरंतर गिरती है आज भी। चलिए, ठीक है, तो ये मेरा प्रश्न हो गया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, अगला प्रश्न। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि अर्थशास्त्र, इस पुस्तक के बारे में आप सबने सुना होगा, कौटिल्य की ये पुस्तक थी। तो इस पुस्तक में 4 स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है कि यह ड्यूटी ऑफ किंग, मतलब राजा के कर्तव्यों को बताती है। दूसरा, यह उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करती है, इकोनॉमिक लाइफ को एक्सप्लेन करती है। थर्ड कह रहा है यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करती है, इट लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स। या वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देती है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो होते हैं उनकी आवश्यकता पर बल देती है। तो 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। बिल्कुल, आप लोग ठीक करना, मैं समझाता रहा हूं। देखिए, अर्थशास्त्र नाम में अर्थ वर्ड है, तो नॉर्मली इसको लोग आर्थिक बुक के तौर पे देखते हैं, इकोनॉमिक बुक के तौर पे देखते हैं। लेकिन ध्यान देना, हम एक रणनीतिज्ञ के रूप में कौटिल्य को जानते हैं। इन्होंने ये सही है कि राजा को इकोनॉमिक्स व्यवस्था कैसे रखनी चाहिए ये बताया, जैसे 1/6 टैक्सेशन लेना चाहिए, ऐसी जानकारियां इन्होंने अपने बुक में रखी हुई है। लेकिन ये बुक पूर्णतया पॉलिटिकल है। हाँ, ये दिमाग में रखना है। इसमें जैसे इसमें बेसिकली मतलब जो प्रशासन से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, यानी ये आर्थिक बुक नहीं है। अब बाकी कहानी तो मैंने आपको समझा दिया। तो मतलब ये है कि मैं आंसर बता देता हूँ, जो बी वाला स्टेटमेंट था कि ये उस समय के आर्थिक जीवन को एक्सप्लेन करती है, एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये गलत करना, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के सही थे। ठीक है, चलिए, मैकियावेली के प्रिंस, इसी बुक को कहते हैं, इसी बुक को कहा जाता है। ठीक है, सबसे सिंपल सी बात है। अब आप मुझे बताओ कि चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बिल्कुल, देखिए, आप पल्लव ड्यूरेशन में जाते हो तो पल्लवों में आप देखोगे कि इन्होंने रथ मंदिर का निर्माण यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे आप चट्टान को काट के एक स्ट्रक्चर देते हैं,
धीरे धीरे उसी में वैल्यूडेशन होता जाएगा और स्ट्रक्चरल मंदिर देखने को मिल जाता है। तो पहली बात, आप जितने भी चट्टान काट के मंदिर देखोगे उसका स्टार्ट हुआ है पल्लव ड्यूरेशन में। ठीक है स्टेटमेंट। अब देखो मामल्य शैली, चूंकि इनको टाइटल दिया जाता था मामल्य, तो इसको हम लोग कहते हैं मामल्य शैली भी। जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये इनके नाम था, ऑप्शन देखिए क्या है एक बार। नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव शासक ही थे, बस बिल्कुल याद सही। रखना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। राजराज से मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरल स्टार्ट हो गया था। ठीक है चलिए, अब आप मुझे बताइए सर कि ये तो मैंने प्रश्न पूछा भी हुआ है, हालांकि इसमें कोई बहुत है नहीं। जैसे एलोरा की गुफाएं किसके द्वारा बनाया था, कौन सा शासक रहा होगा, मतलब कौन सा ये पहले dynasty रहा होगा? हो चुका हमको लग रहा है। हाँ डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिर भी एक बार मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। एलोरा का जो गुफाएं वो राष्ट्रकूटों के ड्यूरेशन में बनाई गई थी। महाबलीपुरम का मंदिर हमने पल्लव देख लिया, तो ये दो तो हमने देख लिया। खजुराहो हमने कल ही पढ़ा था, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चलिए अब आप पूछिए। नेक्स्ट सर, मैं क्वेश्चन जो पूछूंगा वो मेरा क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी से इस साल आए थे लगभग 10 क्वेश्चन, लगभग 10 यानी 7-8 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन है कि भारत से चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है। अपडेटेड डाटा मैंने, लेकिन मैंने गूगल कर लिया है, ये इसमें सही लिखा है बाद में, मतलब नीचे लिखा है ना 20-21 का डाटा जैसे इसमें दिया है, ठीक है। तो ये उसके बाद डाटा नहीं आया है। मैं देखा हूँ तो वो बहुत अपडेट नहीं किया है, मतलब मैं न्यूज सेक्शन पे जाके देखा हूँ तो यूएसए दिखा रहा था, मतलब अभी हालिया अपडेटेड कोई डाटा नहीं है। तो मैं कहूंगा कि पेपर में दोबारा आ जाए तो आप यूएसए मारना, ठीक। जिस वर्ष ये क्वेश्चन दिया गया था उस वर्ष इसका आंसर जर्मनी था आंसर, ठीक है। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एक्सपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट लेदर का किसको करता है भारत, हालांकि ऐसे अपडेटेड वाला क्वेश्चन अभी मत पूछिएगा, हाँ उसको skip। मतलब ये है एक, चलिए आप छोड़ा करते तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने गूगल कर लिया था इसको। इसकी वजह से बताइए सर कि चाय उत्पादक भारत, असम, भारत में असम है। भारत में चाय उत्पादक असम है, और ये अपडेटेड डाटा है, ये दिमाग में रखना है। सर वर्ल्ड लेवल पे कुछ बताएंगे क्या? चाइना फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया सेकंड रैंक पे है, इंडिया उपभोक्ता ज्यादा है, केन्या थर्ड रैंक पे। अभी डिस्कस भी हुआ, ठीक है, डिस्कस हुआ था हम लोगों ने, शॉर्ट वीडियो में किया है। अब सर ये मुझे बताइए कि कोरबा कहाँ पे स्थित है? पूर्वा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है। पहले ये एमपी में था इसलिए। अब मुझे बताइए सर कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। ये अपडेटेड है, ये अपडेटेड है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए। सिंगरौली और कजराहट, ये दो लोकेशन हो गए, सिंगरौली और कजराहट, इनको मैच कराइए। ये तेल, दूध, कोयला, सीमेंट। कजराहट आपका सीमेंट का है, हाँ। और सिंगरौली आपका मेरे हिसाब से ताप विद्युत या ताप विद्युत का होगा, ठीक है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, कोयला उत्पादक ठीक है। क्षेत्र है। सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र, कजराहट सीमेंट उत्पादन के लिए जाता है, ठीक है, ठीक है। कोयली आपका गुजरात में स्थित है, ये तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक, ये हो गया। जो चीजें फैक्ट्स ना है ना कहीं अगर आप लोग नोट कर लोगे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद से नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैं और पूछूंगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है उसमें क्या ना कि एक तरफ कैपिटल्स बताना, चलो अब बहुत सिंपल बताओ, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल बताओगे क्या मुझे? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का आपका ईटानगर हो गया, ठीक है, यानी सी का 4 हो गया, आंसर मिल जाएगा, चलिए कोई नहीं। अब मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे बताओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि 200 मिलीमीटर औसत वर्षा जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में होती है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि लोग फंस जाए थोड़ा सा, तो इसलिए दिमाग रखना है कि जम्मू कश्मीर वाले बेल्ट में, ये हम लोग की एक बार डिस्कशन में फंस गए थे थोड़ा सा। इसके बाद से और क्या क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन गया है भाखड़ा नांगल पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन में था, सतलुज नदी पर है, और मेरा से आप मुझे बताओ क्या इसमें जम्मू कश्मीर है शामिल? नहीं, नहीं शामिल है। चलो आप मुझे बताओ क्या इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है? नहीं, ठीक है, तो आंसर आप बहुत आराम से टिक कर देते हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ठीक है, बहुत आराम से, क्योंकि 2 ऑप्शन जैसे आप काटते थे 3 ऑप्शन कट जाता, मतलब इन 2 स्टेटमेंट को काटते हैं, ठीक है। वैसे करा इस परियोजना का लाभ आपके पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, हिमाचल प्रदेश को और दिल्ली को मिलता है। इतने लोगों को इसका लाभ मिलता है। आप सर आप पूछ लीजिए, आपकी जियोग्राफी हमने पूरी पूछ ली, वेरी गुड। रेहला किसकी पुस्तक है? रेहला सर कल ही डिस्कस की थी, बहुत लंबा अच्छा खासा डिस्कस किए थे। जिस पर्सनालिटी की बुक है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था 1333 में, 14 साल भारत रहा था, 8 साल तक दिल्ली में काची रहा था, और उसको चीन भेज दिया गया था बाद में, इब्न बतूता, ठीक है। चलिए वेरी गुड। निम्न में से किस सूफी संत का विचार
सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया। इन चारों में से किसका आदि ग्रंथ? मोइनुद्दीन चिश्ती जी के गुरु हैं, ज्यादा मैं समझ रहा हूँ, और वो गंज ए शंकर, ठीक है, तो वो राइट आंसर है, गंज ए शंकर या शंकर जो गंज ए शकर, बाबा फरीद कहा जाता है इनको। ठीक है, तो बाबा फरीद की जो भी उपदेश है वो आदि ग्रंथ में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया है इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आप मुझे बताइए निशान सर कि मेरा आपसे प्रश्न है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था किसके किसके मध्य हुआ था? हाँ, मराठा और अब्दाली के बीच में, ठीक है, अफगान शासक 1761 पे। अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ओके, ये हो गया। ठीक है, अवध का कब्जा हमने पढ़ाई था, पहले पर्दे कुप्रशासन के आधार पर 1856 में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब प्रारंभ हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बिल्कुल, देखिए वैसे तो टारगेट था हमारा थोड़ा बाद में लड़ने का, ठीक है, लेकिन मेरठ से ये बिगुल बच गया था 10 मई 1857 को। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहा है। ठीक, ओके। अब आप मुझे बताओ कि 1858 में जो साम्राज्ञी विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, उनका एक डिक्लेरेशन आता है। निम्न में से किन डिक्लेरेशन को उन्होंने पूरा किया? पहला है, मतलब वादा कई किया, पूरा कौन सा किया? कौन सा किया? ठीक है, पहला कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। सेकंड, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। थर्ड, भारतीय या यूरोपीय सभी प्रजा का समान व्यवहार मिलेगा। और चौथा कि भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इन चारों में से किसको? तो देखिए, भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक विश्वासों में बहुत हस्तक्षेप हुआ। सबसे अच्छा एग्जांपल है 1905 में बंगाल का विभाजन। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद से अगर हम लोग बोले कि यथास्थिति को बनाए रखने के लिए, इसमें भी पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, डायरेक्टली हड़पी नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सही है कि किसी भी रजवाड़े को उन्होंने हड़पा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो 1858 में ये डिक्लेरेशन आया, कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था प्रयागराज में। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रयागराज में जो और यही से इंपॉर्टेंट ये भी है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था। पहला वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था? वहाबी आंदोलन, देखो वैसे तो सर सैयद अहमद बरेलवी इसके प्रणेता थे। पटना इसका केंद्र रहा है। पटना से केंद्र है। ठीक है, वेरी गुड। यहीं से क्वेश्चन ये पूछूंगा कि वहाबी आंदोलन का कुछ मूवमेंट यूपी में भी देखने को मिलता है, तो यूपी का वो कौन सा शहर है यहाँ पे वहाबी मूवमेंट देखने को मिला है? अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करना। तो पेपर में पूछा है केंद्र, यानी ज्यादा एक्टिव था पटना वाले बेल्ट में आपको, लेकिन वहाबी मूवमेंट आपको यूपी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो हम मुझे बताइए कि मिरातुल अखबार ये किसका है? संवाद कौमुदी जिसका है। ठीक है, आंसर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, निशान सर घुमा घुमा के आंसर दे रहे हैं, सीधा आंसर कौन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें बताइए कि किसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? सर वो ये लोग बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। बक्सर के युद्ध के बाद जो आया होगा, ठीक है, इलाहाबाद की संधि के पश्चात। रॉबर्ट क्लाइव। अरे आंसर देना पड़ेगा भाई, ऑप्शन दीजिए ना, मैं दे दूंगा। थोड़ा सा ये लोग दिमाग लगाएं। असल देखो, मैं अगर इतनी कहानी बता रहा हूँ तो मुझे क्लाइव बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी बता दो, क्लाइव 2 टाइम बंगाल का गवर्नर में आया था। ठीक है, अब आप मुझे बताइए निशान सर, बंगाल विभाजन, 3 प्रश्न पूछूंगा लाइन से। बंगाल विभाजन का आदेश कब आया? बंगाल विभाजन के आदेश के विरुद्ध कब हमने बंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया? और ये लागू कब हुआ? तो तीनों का डेट अगर आपको याद हो तो, या फिर मैं डेट बताता हूँ। डेट बता देंगे, ठीक है, नहीं मैं डेट बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है, पूछा हुआ है। ठीक है, प्रश्न ये पूछा गया कि किस तिथि को ये प्रारंभ हुआ था इसका आंदोलन? तो आंदोलन प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। हाँ, लेकिन इससे पहले इसके बारे में सूचना आ गई थी, क्योंकि तभी तो आंदोलन प्रारंभ होगा। ठीक है, पहले सूचना आएगी तब। तो सूचना आई है 20 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त को आंदोलन प्रारंभ हुआ, 16 अक्टूबर को ये लागू हो गया, और इसी दिन हम लोग शोक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया हुआ है। 16 जुलाई को पहले क्या होगा, ब्रिटिशर्स अपनी बात बताएंगे,
हम बंगाल का विभाजन करने वाले हैं, यानी घोषणा होगा 7 अगस्त को सर हमने इसके विरोध में प्लानिंग करेंगे और 7 अगस्त का दिन डिसाइड करेंगे विरोध आंदोलन करने का। 16 अगस्त को हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा, बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा और हम मनाएंगे शोक दिवस। इसी में रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी मनाया जाता है। अब पूछिए, मेरी बारी आ गई। दो 2011 की सेंसस के अनुसार आप मुझे बताइए सर, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला और उत्तर प्रदेश को जनघनत्व के हिसाब से अरेंज करते हैं। बिहार सबसे ऊपर करिए, बिहार सबसे ऊपर, बिहार बंगाल की करिए। जनघनत्व 1106 है। हाँ, फिर वेस्ट बंगाल करिए, फिर वेस्ट केरल बंगाल, करिए, फिर उत्तर प्रदेश करिए। फिर केरल का 860 है, यूपी का 8 to 9 है। तो यूपी का तो डायरेक्टली याद रखो 8 to 9। ओके, नेक्स्ट सर आप मुझे बताइए, डीपीएसपी से संबंधित मेरा क्वेश्चन है। डीपीएसपी स्टेटमेंट नंबर 1, डीपीएसपी को ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 ये भाग 4 में स्थित है। स्टेटमेंट नंबर 3 आर्टिकल 36 to 51 सही है। भाग 4 में है, स्टेटमेंट 2 भी 36 सही है, स्टेटमेंट 3 भी हाँ। सही है। पहला गलत है, वो ग्रेट ब्रिटेन नहीं आयरलैंड है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हमने क्या है, भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एकल कौन सा नागरिकता। सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोनों नागरिकता, उनमें से कोई नहीं। ऐसा उनमें से कोई नहीं तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, एकल नागरिकता हमारे यहाँ। आर्टिकल 5 to 11 में हम लोग क्या है, एकल नागरिकता दिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट हमने यूके से लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वो है मूल अधिकारों के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों से में सम्मिलित नहीं है? कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? ध्यान, उसमें है राइट टू प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी संघ गठित करने का अधिकार। राइट ऑफ असेंबली, सभा करने का अधिकार। ठीक है, या देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। तो पहला वाला, पहला संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है। चेंज करके 300A में इसको भेज दिया गया था। अभी हमारे पास क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, यानी अब हम क्या है, इसको मूल अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी आर्टिकल 32 और 2 to 6 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है सर, निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध किया गया है? यानी अनटचबिलिटी की एवोल्यूशन की बात किस आर्टिकल में की गई है? 17। आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, नन ऑफ द एबव। आर्टिकल 17 रमन सर ने बताया सही है। ठीक है, ओके, समता का अधिकार है आपका 14 to 18 में वहीं पे मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक उसके बाद से आप पूछेगा, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कैसे, मतलब उसको पहले भी उसका Impeachment के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन था सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, यानी जैसे अभी बीजेपी मान लीजिए, बाय द प्राइम मिनिस्टर मतलब मोदी जी द्वारा, इसके बाद से है कोर्ट के ट्रायल के द्वारा, या थ्रू इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के द्वारा। तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में लिखी गई है, अनुच्छेद 61 में लिखा गया है, तो इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए था एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अ लीगल एडवाइजर, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। चलिए ठीक है, बताइए आप। तो अ लीगल एडवाइजर। ठीक है, अब आप बताइए। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ, इसका जो निर्माण किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, ऑप्शन दे। ऑप्शन ये तो जगजीवन राम, BR अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर, घनश्याम दास बिरला। देखिए, इसमें आप लोग जगजीवन राम से मुझे पता डाउट कर जाओगे, लेकिन ऑप्शन है इसके बिरला जी। ठीक है, तो हरिजन पूना सेवक पैक्ट संघ आपको भाई ईयर दे ही दिया 1932। गांधी जी इस वक्त यरोदा जेल में पैक्ट बंद थे, इसलिए इसको यरोदा पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सांप्रदायिक पंचायत वाला जो कॉन्सेप्ट था उसका विस्तार किया गया था और उसमें दलित वर्ग को भी शामिल कर दिया गया था। इसी के एवज में गांधी जी आमरण अनशन पे थे। ठीक है, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ कि भारत का जब विभाजन हुआ था तो उसका जो प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के सेशन में, तो उस समय उसका अध्यक्ष कौन था जिसने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी? ऑप्शन नहीं किया अध्यक्ष का, मुझे लगता है कि
देखिए मौलाना पेश अब्दुल तो कलाम किए आजाद, थे नेहरू जी, पेश किए थे। जवाहरलाल नेहरू, डीवी कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। लगता है कृपलानी थी क्या? कृपलानी थे। आजादी के समय कृपलानी थे, उससे 6 साल तक फिर कोई पहले था ही नहीं, मौलाना अबुल कलाम मतलब आजाद। सेशन ही नहीं हुआ था तो मौलाना अबुल कलाम अब्दुल आजाद। कलाम आजाद, ठीक है। चलिए अब पूछिए भाई, पूछिए 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 पूछिए, आप ठीक पूछिए। है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, यानी आपको बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश गलत है। प्राप्त करते हैं। 1/3 इट्स मेंबर रिटायर एवरी 3 ईयर। सेकंड स्टेटमेंट है, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। लास्ट वाला सही है, ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, डी। मतलब इसमें ए था, मैंने डी बोला। हाँ मतलब ऐसे कंफ्यूज मत कर दीजिए भाई। 1/3 सदस्य, देखिए 1/3 क्या होते हैं, हर 2 वर्ष में निकलते हैं और 1/3 फिर से शामिल कर जाते हैं, तो इसलिए अनवरत चलती रहती है, भंग नहीं होती है। टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 का चयन क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा, क्या मतलब राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। आप पूछिए सर। चलिए आप मुझे बताइए कि अगर हम ग्लास की रॉड को, ठीक है, भाप के ऊपर रखें, स्टीम के ऊपर रखें, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दोनों बढ़ते हैं सर, लंबाई और चौड़ाई दोनों में ग्रोथ होती ठीक है, है। जिसने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, पता है हीट के कारण से भाई हर डायमेंशन फैलता है, तो लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बताओ कि जो लोहे की कील होती है, आयरन का जो कील होता है, अगर हम उसको मरकरी के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो वो तैरती क्यों है जबकि पानी में डालने पर डूब जाती है? इसके पीछे का रीजन डेंसिटी है, घनत्व है, क्योंकि पारे का मतलब इसका घनत्व पारे से कम होता है तो वहां पे तैरती है, और पानी से ज्यादा होता है तो डूब जाती है। वेरी गुड। चलिए अब आप मुझे बताइए कि अगर हम दो प्लेन मिरर्स के बीच, ठीक है, कोई वस्तु को रख दे, ऑब्जेक्ट को रख दे, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो कितनी होंगी? अब इसका इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, ऐसे खूब 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 बनेगा, अनंत बनेगा, अनंत बनेगा। असंख्य बनेगा मतलब। ओके वेरी गुड, ठीक है। तेल, ऑयल जो होता है वो स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब तेल जल के सतह पर फैल जाता है, कभी आप देखोगे ट्राई करके, तो तेल जल की सतह पर पूरा फैल जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, क्या आप उसमें देखते हैं? कम, किसका कम होता है? तेल का। देखिए हाँ वही सही बात बताया आपने। जब वाटर जो होता है ना, अगर आप देखोगे तो कभी पत्तों उत्तों पर पौधों के, वाटर एक गोला बन जाता है। गोला बन के रहता है क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि तेल में पृष्ठ तनाव कम होता है तो वो फैल जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अरे कहाँ पे वो अरुई का पत्ता होता है, अरुई का पत्ता है, पकौड़ा बनता है। फिर रखोगे तो गोल 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 घूमता रहेगा, रुके ठीक है, हाँ वेरी गुड, सही दिमाग आया। कमल वमल के पे उस पर ऐसा होता है। अब अरुई गाय मिला, कमल कहाँ मिली गाय में। चलिए दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन है, गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिशन और ग्राहम बेल। गैलीलियो। गैलीलियो, वेरी गुड। तो अगला प्रश्न आपसे है कि लोलक घड़ियां, लोलक घड़ी देखे हैं? हाँ, वो पेंडुलम वाला, पेंडुलम हिलता रहता है। पेंडुलम क्लॉक जो होता है, वो क्या होता है कि गर्मियों में सुस्त हो जाता है, मतलब टाइम लूज करता है, कारण क्या है उसका? अरे टी इसको 2 पाई रूट में एल बाई जी होता है ना, तो लंबाई चूंकि ऊपर होती है तो क्या होती है? बढ़ेगी, तो गर्मी में लंबाई बढ़ जाती है ना, ठीक है, और ठंडी में सिकुड़ जाती तो है। टाइम पीरियड बढ़ जाता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है मतलब समय वो लॉस करना start आवर्तकाल उसको ठीक है। नहीं बोलते सर, टी को। आवर्तकाल नहीं बोलते, आवर्तकाल बोलते, फ्रीक्वेंसी हो जाता है पता नहीं। टाइम पीरियड मतलब जो होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, एल के प्रोपोर्शन होता है, तो एल चूंकि बढ़ जाता है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, इसलिए वो सुस्त हो जाती है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे है कि सड़क पर चलने की कंपैरिजन में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? चलने के लिए फ्रिक्शन ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जैसे गाड़ी में जो पहला गियर होता है ना, वो भी फ्रिक्शन के लिए होता है, इसी के लिए। मैं गाड़ी नहीं चलाता। चलिए अब आपसे मेरा एक प्रश्न है कि अधिकांश प्राणियों की जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ, मतलब द सब्सटेंस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर मिनरल? प्रोटीन खाओ। ठीक है, तो मतलब किसी प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो पार्ट होता है वो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, वेरी गुड। पूछिए अब आप। इस पर एक राउंड और पूछूंगा तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक करना। यही बात है, यही होता है जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये निचले होता है। न्यायालयों के आदेशों को पुनर्विलोकन करना, निचले न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनना। तीन ही ऑप्शन लीजिए, पहला पहला ऑप्शन ऑप्शन सही है, ठीक सिंपल है। है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब हो गया, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान आर्टिकल 13 और 137 में वर्णित है। चलिए हमें बताइए, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है, ठीक है। ट्रिपल एंटीजन इज गिवन टू अ चाइल्ड टू प्रिवेंट, क्या रोकने के लिए भाई? डीबीटी, डीपीटी। हाँ, डीपीटी में क्या क्या होता है? डिप्थीरिया नहीं अरे अब ऑप्शन दीजिए। एक तो डिप्थीरिया, हाँ, काली खांसी, पी का मतलब वो कुछ होता है, उसका मतलब काली खांसी होता है। कुकुर खांसी भी उसको बोलते हैं। कुकुर खांसी, ये क्या होता है? कुकुर खांसी क्या होता है? कुकुर की तरह खांसता है आदमी, मतलब जो भी हो, हाँ, तो क्या होता होता, है। हाँ हो, यही होता होगा। और टिटनेस, ठीक है। तो डीपीटी ये और टी से तीन टिटनेस हो गया। ट्रिपल एंटीजन होते हैं, ठीक है। ये मतलब डिप्थीरिया, जितना जल्दी लग जाए, जन्म की जितना जल्दी लग जाए। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसको हम लोग कुकुर खांसी भी कहते हैं, और टिटनेस, ठीक है। इन तीन रोगों से बचाव के लिए ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है, और इसकी टोटल 4 खुराकें होती हैं। 45वें दिन, 75वें दिन, 105वें दिन, ऐसे करके 4 खुराकें इसकी लगाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए आंसर कि डीएनए में कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनाता है? विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड? ऑप्शन है एडेनिन, गुआनिन, टायरोसिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन नहीं, एजीसीटी ये होता है आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। चार पाया। तो यहाँ पे जो टायरोसिन है ना, ये टायरोसिन कोई भी एसिड नहीं बना रहा था, याद कर लीजिएगा। एजीसीटी आपको याद करना है, जो होते हैं। हाँ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। थाइमीन ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये डीएनए के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपका एमिनो एसिड बनाते हैं, बाकी आपका टायरोसिन नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए पूछिए, बात मेरा खत्म हो गया, बचा नहीं है, सब हो गया। अब आप मुझे इकोनॉमी बताएं सर। पूछिए, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आईआरडीपी आईआरडीपी वो के था, अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ। जिले का अंगीकरण, विकास खंड का अंगीकरण, गांवों का अंगीकरण या संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, क्या शामिल किया गया था? गांव का अंगीकरण, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण इसमें आईआरडीपी में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको अपनाई गई थी। नेक्स्ट है आपका पर कैपिटा इनकम को लेके, कि अगर मैं बोलूं कि कौन कहाँ की पर कैपिटा इनकम जाती है, अपडेटेड आंकड़ा नहीं होगा तो मत पूछिएगा एकदम। नहीं पूछेंगे, बट लगातार मतलब करेंट अफेयर में गोवा ही रहता है, मतलब अंतर बहुत, अब बहुत लंबा अंतर है बाकी में। गोवा नंबर 1 पर रहेगा। अक्सर गोवा नंबर 1 पे, बट मैं फिर से कह रहा हूँ अपडेटेड आंकड़ा देखिएगा भाई आप लोग, अपडेट कर लेना, बट इसका गोवा अपडेटेड होगा, देख लेना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस 5th ईयर प्लान से संबंधित है? फर्स्ट 5th ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? सामुदायिक विकास, कृषि और सामुदायिक विकास को पहली पंचवर्षीय योजना में लेकर के आया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है, फर्स्ट 5th ईयर प्लान था, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? पांचवी से है, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का संबंध, ठीक है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसका हाईएस्ट इंपैक्ट किस पे पड़ा? मक्का पे, धान पे, गेहूं पे, ज्वार पे? ज्वार मतलब बारले, मेरे हिसाब से उस पर गेहूं पर, फिर धान पर, फिर आपका पड़ा था उस पर, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन को हम लोग क्या कहते हैं हरित क्रांति के संदर्भ में? पिता कहते हैं उसको, हाँ, जनक। कहते हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जनक को नॉर्मन बोरलॉग थे। उनको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया अवमूल्यन, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पड़ती है, बहुत सही पूछा। अवमूल्यन का अर्थ, ठीक है, वही तो कल डिस्कस तो किया गया था, हाँ, मुद्रा तो की वैल्यू में हाँ, डाउन हो जाती है, गोल्ड की कंपटीशन में, ठीक है। ये तो पहले डिस्कस कर देते हैं, टाइम्स आपने डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। आप पूछिए, हो गया।
चलिए मेरा अब एक लास्ट प्रश्न है आज का। इस प्रश्न में हम खत्म करते हैं सेशन को। हर साल को यूनाइटेड नेशन को एक स्पेसिफिक ईयर डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2024 को यूएन ने कौन सा ईयर घोषित किया है। जैसे कि इस बार प्रश्न पूछा था 1986 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था, ठीक है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछा हूँ कि और इस 2024 टाइप का क्वेश्चन बन के 22 या 21 में भी आया एक। हाँ आया हुआ है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट था। वो कल बीच में होता है कि बहुत सारे ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर बने हैं। तो 23 वाला तो मिलेट्स को लेकर मिलेट्स था। को था। हाँ, आपको बताना है कि 2024 का जो इंटरनेशनल ईयर है यूनाइटेड नेशन ने किस उद्देश्य डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। क्लास कैसी लग रही है वीडियो पे अपना कमेंट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है ये भी बता दो, ठीक है। वो कौन सा महाद्वीप है जो पक्षियों की तरह दिखता है, मतलब पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं वो भी बता दो। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ धनबाद स्थित है में। ये भी बता दो। धनबाद में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।